नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, पाकिस्तान से बरसता दुबई और शारजा होते हुए फिर नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करके प्रेम विवाह करने वाली 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को लेकर इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ बहुत बवाल मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि वो प्रेम में पागल होकर एक ऑनलाइन गेम्स के तहत किसी के प्रेम में पड़ गई और तब यहां आई। दूसरी तरफ विरोधी कह रहे हैं कि नहीं, ये आईएसआई के एजेंट है जिसका असली रूप बाद में खुलकर आएगा और अभी वो सिर्फ रेकी करने या सेटल होने की दृष्टि से यहां आई है। एक बार सेटल होने के बाद उसका असली रूप सामने आएगा। जबकि पाकिस्तान में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके विरोध में भी हैं और उसके पक्ष में भी हैं। भारत में क्या स्थिति है, खासकर यूपी में क्या स्थिति है, क्या इसके लीगल और क्रिमिनल पॉइंट्स हैं और रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत किसी विशेषज्ञ से की जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसे ही एक विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईपीएस विक्रम सिंह जी, जो कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनसे बात कर इस सारे विषय का खुलासा लेते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद तनेजा जी, आपको और आपके प्रमुख दर्शकों और पाठकों को। सर, सीमा हैदर के बारे में आपने काफी चर्चाएं सुनी होंगी, आप भी पैनल डिस्कशंस में जा रहे हैं। अगर मैं लब्बो-लुआब या मुख्तसर रूप में पूछूं तो आप इस मामले को इन ए नटशेल कैसे देखते हैं? केवल 4 वाक्यों में। नंबर 1, सीमा हैदर अनाधिकृत तरीके से बिना वैलिड पेपर्स और वीजा के क्रिमिनली इसने भारत में प्रवेश किया जी। इसने न केवल झूठ बोला बल्कि एक यहाँ विवाह का स्वांग रच करके यहाँ पर एक अपनी शादी को रजिस्टर करने की भी कोशिश की जी। एडवोकेट पाराशर जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इनके विरुद्ध मुकदमे लिखे। धारा 34, धारा 120B आईपीसी, सेक्शन 345 इंडियन पासपोर्ट्स एक्ट और इसके अलावा सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट। ये सभी अपराध, चूंकि 7 साल से कम की सजा है इसलिए इनकी जमानत हो गई, ये जमानत में बाहर आ गए। वर्तमान में एटीएस इनकी गतिविधियां, इनके बयान चूंकि संदिग्ध थे इसलिए बृहद पूछताछ कर रही है। सीमा की बताई बातों में इतना विरोधाभास है, गतिविधियां और कॉन्डक्ट शक से के बिल्कुल शक के दायरे में है। और जब तक शक का दायरा है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सचिन को इनको प्यार था या सचिन को इन्होंने शिकार बनाया। ये चीज विवेचना का प्रश्न है। इस पर विवेचना की गहराई से जब की जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। वर्तमान में सीमा के ऊपर कड़ी निगरानी और पूछताछ और सचिन की भी बहुत आवश्यक है। सर, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप ही की बात में से एक बात पूछता हूं। आपने एक बात कही जो अक्सर मामलों में जो क्राइम होता है तो कही जाती है कि अगर 3 साल, अगर वो इतना क्राइम बड़ा ना हो तो उसको जमानत मिल जाती है 3 साल, उस तरह से। तो ये कानून आड़े नहीं आ रहा क्रिमिनल्स को कंटेन करने में? इसमें कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है कि भाई आप जमानत दे दो फिर वो अपनी खुली छूट पे है? देखिए तनेजा जी, मैंने कभी अपने को असहाय नहीं समझा। अगर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता, जरूरी समझता, तब तक इनके ऊपर राष्ट्रता उपधारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत 12 महीने के दिन निरुद्ध कर देता और आवश्यकता अनुसार यूएपीए भी लगा देता जी। तो पुलिस के पास उसके तर्कश में तीरों की कमी नहीं है। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट होता अगर कम से कम राष्ट्रता के अंतर्गत 12 महीने के लिए निरुद्ध कर दिया गया होता। लेकिन ये कानून, आपके पास तर्कश में कमी नहीं है और इच्छा शक्ति जैसे आप कह रहे हैं, आप होते तो आप कर देते, लेकिन ये कानून अपने आप में थोड़ा ढीला नहीं है कि इस तरह की? नहीं, कानून तो हमारे पास देखिए होम्योपैथी और च्यवनप्राश से लेके बाईपास सर्जरी तक है। लेकिन आप डॉक्टर अगर इलाज केवल होम्योपैथी च्यवनप्राश ही करना चाहे और बाईपास सर्जरी की अगर जरूरत हो तो डॉक्टर को जरा अपना रिफ्रेशर कोर्स करने की जरूरत है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना चाहिए था? बिल्कुल ले जाना चाहिए। जब एटीएस बीच में आ गई तो देखिए, आप सीमा देवी के कोई भी आपके सामने पूछी जाती है, आप समझ जाते हैं कि इसमें गहराई और कितने दिन चलेगा। पुलिस अधिकारी सामने जब चाल दे के बता देगा कि इसमें गहराई कितनी है। सीमा की एक भी बात विश्वसनीय है। 5वीं पास बात ऐसे कर रही है जैसे रॉक स्टार करता, और बना भी दिया मीडिया ने रॉक स्टार। अंग्रेजी ऐसी
हिंदी ऐसी जैसे बीएचयू के किसी हिंदी के प्रोफेसर ने हिंदी पढ़ाई, और सिंधी और उर्दू की जानकारी। पांचवा पास है, मगर मकान बेच देना, पासपोर्ट बनवा लेना और झूठ पे झूठ बोलते चले जाना। पाकिस्तान में शपथ पत्र ये देना कि उनकी माता पिता बड़े क्रूर हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, भाग के प्रेम विवाह कर रहे हैं, ये शपथ पत्र दिया है। हिंदुस्तान में मीडिया से बयान दे रहे हैं कि मेरे पिता मेरी माँ बहुत पहले गुजर गए, कि मेरे पिता, हाँ, माता पिता तो है ही नहीं जी, मेरे पिता बड़े दयालु हैं और अपनी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया और मुझे बहुत प्यार से पाला, और मैं 5वीं तक घर में ही पढ़ी, घर पे ही टीचर आते थे, ट्यूशन पढ़ी है, वो ट्यूशन पढ़ी है, और इन तमाम बातों में विरोधाभास है। अब 5वीं पास अगर आप हैं तो आपने वहां क्यों कि माता पिता क्रूर थे, यहाँ पर फिर आपने 2 बातें छुपाई कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है और चाचा पाकिस्तान आर्मी में। 13 लाख का मकान भी बेच दिया, मनी ट्रांसफर कैसे किया, टिकट कैसे कटाया, एयर अरेबिया का टिकट कटा के आप पहुंचे दुबई, दुबई से आप आए काठमांडू, काठमांडू से गई पोखरा, पोखरा से आप आए दिल्ली, और दिल्ली से आ गए रबूपुरा, रबूपुरा वहां पर चुना आपने जो सचिन, जो आपकी व्यक्तित्व के सामने कुछ भी नहीं है, एक भी ग्रह कॉमन नहीं है। अच्छा, मैं सर आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। देखिए, आपने एक बड़ी बात, च्यवनप्राश की चम्मच से हल होने वाला नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने एक बात कही, और आप तो उस मामले में मतलब मैं सर्वोच्च पद पर रहे हैं, एक साधारण पुलिस वाला भी गहराई चाल से नाप लेता, वो आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा, चाहे वो भारत है या पाकिस्तान। मेरा कल रात का ही एक्सपीरियंस है, मैं एक चाय की टपरी पर चाय पी रहा था, उसका अनपढ़ आदमी जो काम करता है मेरे सामने, मैंने उसको बोला तो व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहा था बिना इंग्लिश हिंदी जाने, ठीक है, वो आवाज के अंदर बोलकर गूगल से वो कर रहा था। आजकल इस चीजों में तो लोग एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जहां तक आपने बताया वहां से एयर बस में जाना और ये सब, ये बड़ी डिफिकल्ट है। और फिर फेस रीडिंग जो है वो बताती है कि दिमाग में कुछ और भी हो सकता है। व्हाट्सएप डाउनलोड करना मेरा अनुसार मुझे भी, मैं तो डीजी पुलिस रहा हूँ, मोबाइल वगैरह तो सब ऑपरेट कर लेते, गेम वगैरह तो अनपढ़ भी खेल रहे हैं आजकल। मेरा ड्राइवर मुझसे अच्छा मेरा मोबाइल इस्तेमाल और मोबाइल की टेक्नोलॉजी का माहिर है, वही आपका ध्यान दिलाना चाह रहा है, वो अपनी जगह। लेकिन अगर मेरा ड्राइवर वीओआईपी कॉल करेगा, लोगों से, अनभिज्ञ लोगों से संबंध बना करके उनका हॉटस्पॉट लेगा, इसको पुलिस में कहते हैं SARS, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। ये तमाम चीजें संदिग्ध हैं कि आपके पास जब अवसर है सीधे बात करने का, तो आपने वीजा क्यों नहीं अप्लाई किया? आपसे सीधे फोन मिलाने की अवसर था, आपने सीधे फोन न मिला करके VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे कॉल क्यों किया? आपने साइबर कैफे जाकर के साइबर कैफे की सर्विसेज क्यों नहीं ली? जब आपके पास 13 लाख रुपए थे तो आप जाते, लेकिन नहीं, आपने एक सहकर्मी, क्योंकि साइबर कैफे में सीसीटीवी होता है, रजिस्टर रहता है, वल्दियत, सुकूनत और पूरा पता नोट किया जाता है। हालांकि वीजा के बारे में तो वो कहती है कि हमने अप्लाई किया था, लेकिन मुश्किलात तमाम थी तो इसलिए वो नहीं हो पाया। नहीं, इसलिए वो स्कर्ट मिसाइल की तरह रबूपुरे में आ गई, जो कि बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट, जहां पे 15,000 करोड़ का निवेश होता है। यही पूछना चाह रहा था कि वो अगर लांघ कर आई तो खास रब्बूपुरा में, मतलब नोएडा और यूपी में आने का क्या पर्पज आपको लगता है, ये पूछना मैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट कई फौजी अफसरों को भी भेजी थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको देवी जी, सीमा देवी, कि आप आर्मी ऑफिसर्स को ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी? नहीं मिल पाए आपको कोई, क्योंकि हमारे यहाँ अब इस तरीके की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बारे में भी बहुत सावधानी बरती जाती है। एस्टैब्लिश हो गया कि उसने आर्मी वालों को भेजा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन रब्बूपुरा में क्यों आई, मतलब इसके पीछे कुछ खास कारण? रबूपुरा में देखिए, ये बेमेल की जो जोड़ी है सचिन और सीमा की, ये इसीलिए है, रबूपुरा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है आपके नजदीक जेवर एयरपोर्ट, जो कि विश्व का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, और 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। VIP मूवमेंट रोज होगा, दिन में 10 बार होगा। बगल में हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में। आप अगर कोई विध्वंसात्मक कार्रवाई करना चाहें तो रबूपुरा से अच्छा लॉन्चिंग पैड हो नहीं सकता। और उससे थोड़ा आगे जाएं तो फिर योगी जी की सरकार भी है लखनऊ में। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हम ये कहते, मान लीजिए चलिए हम उसका अलाउंस दे देते हैं। नेपाल से क्यों आई? नेपाल में क्योंकि पोरस बॉर्डर है और सबसे ढीला बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अगर कोई विश्व में है तो इंडो नेपाल बॉर्डर है। लेकिन हाँ ठीक है, सीमा के केस के बाद उसमें और सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन रबूपुरा क्यों आई? ये अगर वाकई सचिन से प्रेम थी तो ये भाग करके नेपाल में भी रुक सकती थी। नेपाल नहीं गई तो जाकर के छत्तीसगढ़ में रुक सकती थी, झारखंड में रुक सकती थी,
लेकिन ये झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, ये आके छाती पे मूंग दल रही है एनसीआर एरिया में। अच्छा, फिर उनको ये तो पता था ना भारत में जाओगे तो मुसीबत हो सकती है, अगर किसी से प्रेम हुआ तो आप जैसे कह रहे हैं उसको नेपाल बुला के फॉरेस्ट बॉर्डर वहां रह लो। अगर वाकई प्रेम संबंध होता तो आदमी फिर यहाँ एनसीआर में नहीं आता है, आदमी वहां जाता है लो प्रोफाइल एरियाज में, नेपाल में कहीं गांव देहात में पहाड़ के कहीं पड़े रहते, या झारखंड छत्तीसगढ़ में कहीं जाके रमणी छुप कर कहीं रहते थे। तो जाहिर है कि प्रेम के अलावा जो पेच है उसके मद्देनजर इनको रबुपुरे में ही रहना था, एनसीआर एरिया। अच्छा सर, एक बात है, अगर ये किसी प्लॉट के तहत भी आई हैं तो जिस तरह से एक्सपोज हो गई हैं तो ये इनके लिए अगेंस्ट नहीं, सारा कुछ खराब नहीं रहेगा इनका मामला जिस मकसद से अगर आई तो खेल खत्म हो गया ना। इनका तो खेल तभी बिगड़ गया जिस दिन वकील पाराशर ने फोन कर दिया पुलिस को कि ये आ करके अपने शादी की प्लानिंग कर रही है, उसी दिन खेल बिगड़ गया। वरना ये शादी करती, जो प्लान ए था, शादी करती यही रहती और बिल्कुल ही जैसे एक जानवर कंसीलमेंट कैमोफ्लाज करके जंगल में बिल्कुल गायब हो जाता है, वैसे ये भूमिगत हो जाती है। शादी तो इनकी कहते हैं हो गई है जी, शादी तो वो कह रही हो गई है। नहीं तो वो शादी कैसे होगी? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? एक पति जिंदा है, तलाक हुआ नहीं और जाकर आपने वरमाला एक्सचेंज कर दी तो वो कौन सी शादी? वो इलीगल मैरिज है सर। जी साहब, एक बार बताइए, हम लोग सीमा हैदर पर तो चलो आरोप लगा रहे हैं, सचिन का भी क्या इसमें कोई रोल हो सकता है? 200%। जैसे सचिन एक विलिंग एक्सेसरी है, एक्म्प्लिस्ड है, 120B शिकार है अपराध। वो शिकार है या शिकारी के साथ शामिल है? वो शिकार है या विक्टिम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शिकार भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रेम पाठ में जरूर है। मतलब वो शिकारी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं, सीमा के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, सैबोटाज बिल्कुल इन्वॉल्व है। जब उसकी हर आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित है तो बराबर का हिस्सेदार है। और इसी बात का अपराध भी पंजीकृत है उसके खिलाफ 120B IPC। जो भी फर्जी कृत्य हुआ है उसमें सचिन बराबर का, अगर ज्यादा का तो नहीं होगा लेकिन कम से कम बराबर का हिस्सेदार है। जानकारी में था, सचिन के परिवार वाले भी तो थे सर, तभी तो उनके पिताजी नेत्रपाल जी भी तो मुलजिम है, नेत्रपाल मुलजिम है, ये भी मुलजिम है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट के 2 सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इतने बड़े लंबे कैरियर आपने देखा पुलिस का, रोजाना आपको क्रिमिनल प्रेम संबंध और ये सब अपराध कथाएं आती होंगी, आप ये मानते हैं कि प्रेम में इतना कोई पागल है कि चलिए अकेला हो ठीक है, 4 बच्चों को लेकर वहां से आना और इस बंदे का भी 4 बच्चों की मां से एक्सेप्ट करना, ये सब है सर क्या? ये बिल्कुल है, क्योंकि सहानुभूति के चलते ये प्लान बी हो सकता है। पहले तो नार्को टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं और DNA टेस्ट कराएं। बच्चे किसके हैं? बच्चे जो भारत माता की जय कह रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तान की फौज में जाएंगे, ये सब चीजें कितनी ट्यूटरिंग और कितनी प्लानिंग के साथ भेजे गए हैं, आप इसका अंदाज लगा लें। अब अगर मैं लीगल और शासनिक पूछूं तो आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए और क्या होगा इस मामले का? 2 सवाल है, क्या होना चाहिए और इनके ATS इसका गहराई से पूछताछ करें और गहराई से पूछा कि जो तथ्य सामने आते हैं, फिर उसके बाद अगर ऐसे तथ्य आए तो UAPA के प्रोविजन के अंतर्गत कार्रवाई करें और पूरी जो प्रोसीजर में जो लेसन ड्रॉन है कि नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे और स्ट्रेंथन करें, रीइंफोर्स करें। और जो हमारे पुराने सिस्टम की एक गांव में 4 टियर होता है, ग्राम चौकीदार वो बताएगा कि कोई अजनबी आया है। नंबर 2, जो पेट्रोलमैन है चौकी इंचार्ज का जो गश्त करता उसको बताना चाहिए था। जो गांव में रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड पुलिस वाले, हथियार लाइसेंसी है, उनकी जिम्मेदारी थी ये चीजें थाने तक पहुंचाना। इसमें से एक भी कार्रवाई नहीं हुई, इसको एक्टिवेट करना है। तो अब आपके हिसाब से होगा क्या? हमारे हिसाब से ये होगा कि इसके बाद हमारे हिसाब से ये होगा कि ATS की तफ्तीश के बाद ये तमाम चीजें आएंगी और मेरा परामर्श होगा सरकार को, यूपी पुलिस को, कि इससे लेसन्स ड्रॉन एक होना चाहिए। लेसन्स ड्रॉन के बाद कि जो भी हमारी त्रुटियां कमजोरियां रही हैं उसको रीइंफोर्स करें, दोबारा कोई सीमा लांग के ना आने पाए। ये तो आपने कदम बताया ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बंद कराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको तुरंत होना, क्योंकि ये जो उन्होंने अपराध किया है नाजायज तौर से प्रवेश करना, तो डिपोर्टेशन को गारंटी, ये तो निर्मम प्रथा है। तो इनको डिपोर्ट किया जाएगा वापस क्या? तो ऐसे मौकों में चवनप्राश न खिला के अगर बाईपास सर्जरी की जरूरत है तो कर लेनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, जो पाकिस्तान में रिपरकशंस हो रहे हैं, वो हिंदुओं को उठा के ले गए डाकू, कि आप उसको छोड़ो नहीं तो हम ऐसा करेंगे, अब वो क्या, उसका क्या किया जाए? वो चिंता का विषय है। हमारे लोग, हमारे पूजा स्थल अगर खंडित होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण होता है, तो इसकी पीड़ा आपको, हमें, पूरे भारत को रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पर इस मामले को पकड़ लेना चाहिए? सरकार इसको टेकअप करना चाहिए।
पॉलिटिकल लेवल पे इसको टेकअप करना चाहिए और इसका निराकरण होना चाहिए। जी साहब, आपने समय निकालकर हमारे को बहुत ही गहराई से और बहुत विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।